आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। पहला दंगल होने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा इलाका जहां सबसे बड़ा सियासी सवाल तो यही है कि ध्रुवीकरण या धर्म के नाम पर क्या इस इलाके में एकत्रीकरण होता दिखाई देगा। जिस तरह से अभी परिस्थिति बनती दिख रही है, या यूं कहें कि अगर हम 2014 से लेकर आज तक की परिस्थितियों का हवाला देखें तो ध्रुवीकरण का फायदा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में होता रहा है। तो क्या 2017 में भी ये पूरा का पूरा मामला एडवांटेज बीजेपी होगा? जाटलैंड में होने वाला है यूपी के दंगल का पहला चरण। पहले चरण में कौन मारेगा बाजी, कौन सा मुद्दा होगा हावी? क्या नोटबंदी का असर होगा या फिर पहले की तरह ध्रुवीकरण की सियासत हावी होगी? पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की सियासत का इतिहास रहा है। पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण पर गौर करें तो एक आंकड़े के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 27 जिले आते हैं, जिनमें करीब 136 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चमत्कारिक सफलता हासिल हुई थी। बीजेपी के नेताओं को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी प्रदर्शन दोहराएगी। मैं आगामी का प्रिडिक्ट कर दूं, लेकिन मैं क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से हम जुड़े रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक का रुख जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि 2017 में एकदम रिवर्स होगा 2012 का। और यहाँ अगर 5 सीटें बसपा की आई थी और 1 सीट केवल भाजपा की आई थी और 1 सपा को मिली थी, तो इस बार 7 की 7 सीटें हमारी जनपद में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। पश्चिमी यूपी में क्यों ध्रुवीकरण की सियासत हावी है, इसके लिए इलाके के जातीय समीकरण पर गौर करते हैं। इसमें 73% आबादी हिंदुओं की है और 25% मुसलमान हैं। कुछ इलाकों में तो मुसलमान 50% के करीब हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक रामपुर में करीब 50% मुसलमान हैं, वहीं बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 42%, मुजफ्फरनगर में 41%, बरेली में 34% और मेरठ में 34% मुसलमान हैं। इस इलाके में दंगों का इतिहास रहा है, कभी मुरादाबाद तो कभी मुजफ्फरनगर। दंगों की आग में यहाँ सियासी रोटियाँ सेकी जाती रही हैं। मुसलमानों के लिए अभी भी सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा ही है। मुसलमान अगर आप देखें हर इलेक्शन में किसी न किसी भावना से ग्रसित रहता है, कभी सुरक्षा की भावना से, कभी दंगों की भावना से। तो हमेशा मुसलमान ये चाहता है कि उसको सुरक्षा की जो भावनाएं हैं उसकी वो ज़िंदा रहें और वो वहाँ वोट करे जहाँ से उसको असुरक्षा महसूस होती है, उसके अगेंस्ट उसका वोट जाए। उसके लिए बड़ा इशू है। बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच जंग जारी है। इसके साथ साथ एक और फैक्टर है पश्चिमी यूपी में, वो है अजीत सिंह फैक्टर। 2017 का चुनाव अजीत सिंह के लिए वजूद की लड़ाई है। कभी चौधरी चरण सिंह की पार्टी की यूपी में 80 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन उनके वारिस चौधरी अजीत सिंह के सितारे आजकल गर्दिश में है और पार्टी केवल 8 सीटों पर सिमट कर रह गई है। आपको शायद लगता है कि आरएलडी कमजोर स्थिति में, लेकिन आरएलडी तो मजबूत स्थिति में है आज के टाइम। यूपी के पहले चरण में ध्रुवीकरण के लिए सियासी दांवपेच चले जा सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ दलों को ज्यादा फायदा होना तय माना जा रहा है। सहारनपुर से विजय त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर ध्रुवीकरण की सियासत का सवाल है तो मध्य उत्तर प्रदेश में जंग समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच होने वाली है। समाजवादी परिवार में संग्राम भले ही मचा हो, लेकिन क्या इसका पूरा फायदा बीएसपी को मिल पाएगा? खास करके मायावती दलित और मुसलमानों के इस गठबंधन के फॉर्मूले को क्या अंतिम स्वरूप दे पाएंगी? क्योंकि टिकट तो बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मिल रहे हैं, लेकिन इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा क्या? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पिछले साल परंपरा से हटकर पीएम मोदी लखनऊ में दशहरा मनाने पहुंचे। जय श्री राम के नारे से विरोधियों को चुनौती देने की कोशिश की।
सेंट्रल यूपी की सबसे अहम सीट लखनऊ में अखिलेश सरकार के विकास के दावों की अग्नि परीक्षा होगी। लखनऊ मेट्रो हो या गोमती रिवर फ्रंट या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सीएम अखिलेश के उत्तम प्रदेश का सपना क्या उन्हें सियासी फायदा पहुंचाएगा, इस इलाके में वोटिंग से ये तय हो जाएगा। सरकार के लखनऊ में जो कुछ भी निर्णय हुए हैं, जो उनका क्रियान्वयन हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका असर इन क्षेत्रों में ज़्यादा दिखता है। चाहे वो लखनऊ से निकली हुई हाईवे हो, चाहे वो लखनऊ में बनाए जा रहे कार्यक्रम हो, तो इन सब का असर इधर होगा। और नोटबंदी का असर, जैसा हमने कहा थोड़ी देर पहले भी, कि वो इन क्षेत्रों में हमेशा ज़्यादा देखने को मिला है। लखनऊ में ख़ास तौर पर बहुत शिकायतें आई, तो इसको लेके एक अच्छा खासा बड़ा मुद्दा बन सकता है। हमने तो कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, कुछ योजनाएं चलती नहीं, शुरू नहीं हो पाती। मान लीजिए अगर रायबरेली में एम्स बना है, समाजवादी लोगों की सरकार न बनती और हम लोग अगर जमीन न देते तो शायद एम्स नहीं बन पाता। मुलायम सिंह का पारंपरिक गढ़ इटावा भी इसी इलाके में है। परिवार के संग्राम पर इस इलाके की पैनी नजर है। सेंट्रल यूपी मुलायम सिंह के प्रभाव वाला इलाका है और इस इलाके में पार्टी को कड़ी टक्कर मिलती है बहुजन समाज पार्टी से। क्या सियासी अदावत की पुरानी परंपरा कायम रहेगी या फिर सेंट्रल यूपी में नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट सुनाई देगी? मध्य यूपी के ये हमेशा से अपने को प्रिविलेज्ड यानी कि कुछ विशेष महसूस करते रहे हैं कि वो लखनऊ के करीब हैं और उनके ऊपर लखनऊ का प्रभाव जल्दी और ज़्यादा पड़ता है। मध्य यूपी में ही यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर भी है। बंद होते कारखाने, उद्योगों से होता प्रदूषण और गंगा की सफाई, ये शहर के बेहद अहम मुद्दे हैं। कानपुर के समीकरण को देखते हुए ही अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। नरेश उत्तम दक्षिणी कानपुर की नुमाइंदगी करते रहे हैं। यूं तो इन इलाकों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी की टक्कर होती रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी भी अपनी धमक जता चुकी है। 2017 में क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब सबकी नजरें इसलिए टिकी हुई हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख यहां दांव पर है। पूर्वांचल में कौन सा फॉर्मूला हिट होगा यह कह पाना तो किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि टक्कर जोरदार होगी भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच। इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, बीजेपी और बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी भी कोई कमतर नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल यानी सीट ऑफ पावर, सबसे ज्यादा सीटों की ताकत रखने वाला पूर्वांचल राजनीति में अहम रोल रखता है। इसी पूर्वांचल में है देश की सबसे हाई प्रोफाइल पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जो मौजूदा वक्त में राजनीति की धुरी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट छोड़कर बाकी में कब्जा जमाने में बीजेपी कामयाब हो गई थी, लेकिन उसके सामने अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा है। पूर्वांचल के सबसे अहम शहरों में से एक है गोरखपुर, जहां की सियासत योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। पूर्वांचल के 28 जिलों में कुल 170 विधानसभा सीटें हैं। एक अजीब सा पोलराइजेशन के कुछ एरियाज भी हैं, जैसे गोरखपुर का क्षेत्र है जिसमें योगी जी का पोलराइजेशन काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट रखता है। एक नई प्रयोगशाला बनारस के आसपास अब इस साल से विकसित हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्षेत्र वहाँ आ गया है, तो वो एक अलग तरह से क्षेत्र विकसित हो रहा है। लेकिन कुल मिला के वहाँ पर ज़्यादा विकास के मुद्दे कभी भी भारी नहीं रहे हैं। सीटों के लिहाज से पूर्वांचल पर सभी दलों की नजर रहती है। विकास की पटरी पर पूर्वांचल बाकी इलाकों से काफी पीछे रहा है। सड़क, रोजगार, इलाज से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो सूबे की सियासत में छाए रहते हैं। पूर्वांचल के बड़े मुद्दों की बात करें तो कालीन उद्योग की बदहाली, बुनकरों की बदहाली, बंद पड़ी मिलों का मुद्दा, रोजगार और पलायन का मुद्दा, अलग राज्य बनाने की मांग, इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सियासत खूब होती है। उत्तर प्रदेश हमेशा से इस बात का शिकार रहा है कि वो पिछड़ा रहा। वहाँ पे जो आपके नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, चाहे वो बाढ़ हो चाहे सूखा हो, उसका प्रभाव उनके ऊपर हमेशा पड़ा है। इसके अलावा वहाँ पे नौकरियों की कमी है और क्राइम हमेशा ज़्यादा रहा है।
खेती भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात यह कि इंडस्ट्री ज़्यादा ना होने की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत कम है। लोकसभा चुनाव के बाद चाहे बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी, सबका फोकस पूर्वांचल की तरफ रहा है। काशी से लेकर गोरखपुर तक सौगातों की झड़ी लगाई गई, लेकिन वोटरों का फैक्टर किसके हक में होगा, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लोग बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि इसे मध्यवर्ती चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी छवि और अपना चेहरा साख पर लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के लिए प्रचारक भी हैं, उम्मीदवार के तौर पर भी हैं, पार्टी की नवैया को खेने वाले भी व्यक्ति हैं। 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर चढ़कर 73 सीटें हासिल की थी, क्या वाकई में यही चमत्कार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो पाएगा? और अगर न हो पाया तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगतेगा तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये रैली देखने के बाद अब किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 2014 में मोदी की हवा थी, इसका आभास विश्लेषकों को था, लेकिन ऐसी चमत्कारिक सफलता मिलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बीजेपी ने 80 में से 73 सीटों पर कब्जा जमाया और यूपी के साथ बदल गई देश की सियासत। लेकिन अब ये बातें करीब 3 साल पुरानी हो चुकी हैं। 2017 में चुनौती लखनऊ की सत्ता पर कब्जा जमाने की है। पीएम मोदी का एक ही मिशन है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमती यूपी की सियासत में बीजेपी के वनवास को खत्म करना। मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग है, लेकिन बीजेपी के लिए हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी पीएम के नाम पर लड़ रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा तो उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में निश्चित रूप से रहेगी, और वो मैं कह सकता हूँ कि वो फंसी होगी प्रतिष्ठा की। उन्हें उसको सिद्ध करना होगा कि जो 42% वोट उनको लोकसभा के टाइम में मिला था और 73 सीटें जो उनको मिली थी, वो कोई तुक्का नहीं था, वो बाकायदा प्लानिंग है। यूपी में बीजेपी ने सीएम पद के लिए कोई चेहरा आगे नहीं किया है। केंद्र की नीतियां, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर नोटबंदी का मसला, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में केंद्र के रिपोर्ट कार्ड की अग्नि परीक्षा होने वाली है। मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान, और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। इनकी परेशानी भाइयों बहनों इस बात की है कि इनकी कुर्सियां हिल रही हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों में मिली जीत के बाद जिन्हें सूबे की कमान सौंपी गई, चुनाव प्रचार के दौरान उनका जिक्र तक नहीं हो रहा था। लिहाजा सब कुछ पीएम पर निर्भर है। पीएम पार्टी के प्रमुख प्रचारक हैं, पीएम मोदी ही पार्टी का चेहरा है। मिशन यूपी फतह करने का प्लान है। जीत गए तो 2019 का लक्ष्य भी आसान हो जाएगा, वरना इस हार के क्या मायने होंगे कहने की जरूरत नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को आगे नहीं किया है। अगर इसका खामियाजा किसी को उठाना पड़ेगा तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन दो ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। एक हैं मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरी बीएसपी के अध्यक्ष मायावती। अखिलेश यादव और मायावती दोनों के लिए अनिवार्य है कि इस बार के चुनाव में वो अपने आप को न सिर्फ स्थापित करें बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हासिल करें, अन्यथा राजनीतिक वनवास कहीं उनके करियर पर ही भारी न पड़ जाए। सत्ता संग्राम से पहले समाजवादी पार्टी घर के झगड़े में दो हाथ कर रही है। चुनावी समर में मुलायम और अखिलेश सामने हैं। ऐसे में पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में कैसे उतरेगी, यही अहम सवाल है। वहीं दूसरी ओर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। बीएसपी की रैलियों से लेकर टिकट बंटवारे तक मायावती की तैयारी विरोधियों से एक कदम आगे। 2007 में दलित ब्राह्मण गठबंधन के जरिए उन्होंने सत्ता का सफर तय किया था। इस बार उनकी नजर मुस्लिम वोटों पर है। बीएसपी उम्मीदवारों की नई सूची के साथ
अब तक 300 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। घोषित उम्मीदवारों में कुल 86 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, जबकि 66 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। पूरे स्टेट की ये स्थिति स्पष्ट है कि उसमें बसपा एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में फिलहाल है और वो अपनी स्थिति में कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ी है, सिवाय इसके कि उसके साथ कोई नया वोट बैंक नहीं जुड़ा है जो उसको नुकसान कर रहा है, जो उनको मेजॉरिटी में आने तक रोकता है। वो स्थिति तो बनी है। मिशन 2017 सबसे खास चुनाव है। दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। वहीं अग्नि परीक्षा का सामना कर रहे अखिलेश यादव के लिए धर्म संकट है। विकास के एजेंडे पर दावा ठोकने वाले अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव उनकी आगे की राह तय करेगा। टिकट बंटवारे पर पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। साइकिल चुनाव चिन्ह पर तलवार है। खबर है अखिलेश यादव कांग्रेस और आरएलडी के साथ गठबंधन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। पल पल बदलती तस्वीर उत्तर प्रदेश की है और इसके साथ साथ बदल रही है चुनाव की तस्वीर भी। इस पर लगातार हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।